वेलकम यू ऑल। आज हम लोग बॉडी सेंटर के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन देख लिया था, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में। आज हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल वहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था ना, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन हमारा कितना आया था, वो आया था 52%। यानी 52% हम लोग वहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकाले थे। और यहाँ से हम लोगों ने एक डेंसिटी का फार्मूला डाला था, D = ZM डिवाइड बाई NA इंटू V। यहाँ से एक न्यूमेरिकल के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो कि जेई में पूछा गया था क्वेश्चन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग किस में देखने जा रहे हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल किसको बोलते हैं? कहता है व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल में हम लोग क्या देखते हैं कि एटम कहाँ पे प्रेजेंट हो, सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, और साथ साथ कहाँ प्रेजेंट हो, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो। कॉर्नर पे हो और बॉडी के सेंटर में हो। ये बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड में कितने एटम होंगे? तो बॉडी सेंटर्ड में 1 एटम होता है। इस पीस को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पीस। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल किसको बोलते हैं? जब एटम कहाँ पे हो, सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, और एक एटम कहाँ प्रेजेंट हो, इसके बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो। इसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। यहाँ पे कहता है इसका जो एटम होता है, ये जो बेस वाला एटम होता है, ये बोथ एटम आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। यहाँ पे क्या होता है? बोथ एटम्स आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। जब दोनों एटम कांटेक्ट में नहीं होता है, दोनों एटम क्या चीज़ नहीं होता है? कांटेक्ट में नहीं होता है, तो A इज नॉट इक्वल टू 2R। यहाँ पे A बराबर नहीं होता है किसके? 2R के बराबर नहीं होता है। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। हम लोग ये होता कैसे, इसको पहले देख लेते हैं। जैसे मान लो ये एटम है, ये 4 एटम है। जैसे 4 बॉल ले लिए, टेनिस का बॉल है, इसके ऊपर हम एक आइडेंटिकल बॉल को डाल दिए, जो इसके वॉइड्स को क्या कर रहा है? इसका जो वॉइड्स है उसको कवर कर रहा है। अब हम इसको डाल करके हम क्या करेंगे? इसको प्रेस करेंगे। इसको क्या करेंगे? हम प्रेस करेंगे, ऊपर से दबाएंगे, तो इसमें एक मैकेनिकल फोर्स लगेगा, और जिसकी वजह से ये चारों एटम क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, और इसके बाद ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। अब इसके सेम ऊपर में ऐसे ही 4 एटम और लेकर के आएंगे, और इसके ऊपर से हम डाल देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें ये एटम है जो डाला गया है, सारे क्या है? टेनिस बॉल है, 3D में है, आप इसको विजुअलाइज करें। तो अब जरा ये बताएं, ये जो सेंट्रल एटम है नीचे वाले 4 एटम को टच कर रहा है, और ये ऊपर वाले 4 एटम को टच कर रहा है। तो पहला चीज़ है यहाँ पे कि अगर हमसे कोई पूछ ले यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8 होगा। और वही सिंपल क्यूबिक में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या देखा था? 6 देखा था, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 8 है। सेकेंड में पूछ लिया जाए हमसे कि जेड इफेक्टिव क्या होगा, यानी जेड किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होंगे? तो कॉर्नर पीस कितने हैं? 8 है, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, प्लस बॉडी सेंटर कितना होता है? 1 है, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना? 100%। तो ये कितना हो जाएगा? 2। यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? बॉडी सेंटर में 2 होंगे। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो
ये एटम है, ये दोनों एटम क्या है बाबू, ये दोनों एटम क्या चीज़ में क्या है, नॉट इन कॉन्टेक्ट। जब ये कॉन्टेक्ट में नहीं है तो यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2r, मतलब ये उसके बराबर नहीं होगा। तो अब हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं, हम लोग अभी देखने जा रहे हैं ए और आर के बीच में रिलेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ देखें ये वाला जो एटम है, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, इस वाले को कॉर्नर एटम बोल रहे हैं, इस कॉर्नर से इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। ये तीनों एटम क्या चीज़ में होंगे, कांटेक्ट में होंगे। ये तीनों एटम क्या होंगे, कांटेक्ट में। जैसे इस पिक्चर को आप देखेंगे तो आपको थोड़ा विजुअलाइज हो जाएगा, ये क्या है उसके कांटेक्ट में है, और ये चारों एटम आएगा तो डायगोनली क्या होगा, बॉडी डायगोनल जो होगा उसके अलाउंग तीनों एटम क्या चीज़ में होंगे, कांटेक्ट में है। यहाँ पे जो होगा ये ऑल 3 एटम्स आर इन कॉन्टेक्ट, ये तीनों के तीनों एटम क्या चीज़ में होंगे, कांटेक्ट में होंगे। यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा ये ए होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, √2a होगा पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे मान लो ये क्या है, ए है, और ये क्या है, ए है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, √2a होगा। अब हमको ये पता चल गया √2a है, और ये क्या है, ये a है, तो अगर मान लो ये वाला डिस्टेंस क्या पता चल गया, √2a है और ये a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो डिस्टेंस निकालेंगे क्या हो जाएगा, √3a होगा। ये क्या होगा, √3 होगा। तो अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इसका बॉडी डायगोनल का लेंथ निकाल लिए। बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या हो गया, √3 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका थोड़ा पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। इसमें ये जो बॉडी डायगोनल के अलोंग में ये जो तीनों एटम है, यानी ऑल 3 एटम आर इन कांटेक्ट, ये तीनों एटम क्या है, कांटेक्ट में है। इसको हम ऐसे बना देते हैं, ऑल 3 एटम आर इन कॉन्टेक्ट। अभी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर पहले ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, तो ये डिस्टेंस ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या होगा, √2a होगा। अगर ये डिस्टेंस √2a है, ये डिस्टेंस ये है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा क्या आया था, वो √3 आया था। तो अभी ये क्या है, ये वाला r है, ये वाला क्या होगा, हो r+r हो जाएगा, और ये r होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, √3a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4r लिख सकते हैं। यानी a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4r/√3। तो इस तरह हम लोगों ने किसका साइड निकाल दिया, बॉडी सेंटर्ड में a और r के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो a इक्वल टू क्या होता है, 4r/√3 होगा। इसी तरह अगर हम अगला पॉइंट निकाले, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, 3rd पॉइंट हो गया। अब हम 4th पॉइंट की बात करते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे तो ये v इक्वल टू क्या होगा, AQ होगा। a के जगह पर हम क्या रखेंगे, 4r/√3 का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू कितना होगा, हो 64r³ / 3√3। ये हो जाएगा। ये हमको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकल गया। 5th में अगर हम बात करें तो इसमें वॉल्यूम ऑफ एटम हम क्या लिखेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, तो एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ होगा। क्योंकि एटम हम क्या ले रहे हैं, 3D में। टेनिस बॉल को आप देख लें, वो क्या होगा, 3D में होगा, तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, 4/3 πr³। अब हम बात कर लेते हैं 6 पॉइंट में, इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। क्या बात करने जा रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन 3D में हम क्या लिखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, फार्मूला हम लोगों ने लिखा था Z 4/3 πr³ डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये अपने पास था। तो यहाँ पे हम Z इक्वल टू कितना लिखेंगे, बॉडी सेंटर में Z कितना आया है,
2 आया है ए इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 64 आर क्यू डिवाइड बाई 3√3। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा और यहाँ से 3 से ये 3 कट जाएगा, तो इसको क्या करेंगे पाई यानी √3 पाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और डिवाइड बाई 64, 8 8 जा 64। तो यहाँ पे हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन ये आता है। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो ये इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है 0.68 आता है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है 68% होता है। यानी 3D में हम सिंपल वाले में अगर हम एटम को अरेंज कराते थे तो कितना आ रहा था 52% आ रहा था, और इसमें बॉडी सेंटर में अगर अरेंज कराते हैं एटम को तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है 68%, यानी 68% इज ऑक्यूपाइड बाई क्या होगा टोटल अवेलेबल एरिया, और रिमेनिंग जो होगा रिमेनिंग पार्ट या स्पेस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा वाइड्स होगा, और ये वाइड्स कितना होगा 32%, तो वाइड्स ये होगा। अब हमसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है लास्ट, डेंसिटी पूछा जाएगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है Zm डिवाइड बाई Na इंटू वी। हम यहाँ पे किसके लिए डेंसिटी बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर के लिए बात कर रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड के लिए बात कर रहे हैं। तो बॉडी सेंटर के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम Z कितना लेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2। यहाँ जो मोलर मास है M को क्या बोलते हैं मोलर मास, तो मोलर मास हमको क्या होगा क्वेश्चन में ये गिवन होगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ मोलर मास मेंशन किया होगा। Na का वैल्यू कितना होता है वो गाडोज नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होगा। V इक्वल टू क्या होगा V को हम क्या लिख सकते हैं AQ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और A के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं A के जगह पर क्या लिख सकते हैं 4r/√3 का होल क्यूब, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे भी हम एक क्या करते हैं, इससे भी जेई टाइप का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पे भी। तो फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन है, कहता है एन एलिमेंट X हुज मॉलिक्यूलर वेट 100, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100 है। कहता है क्रिस्टलाइज्ड एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। हम इसको कैसे क्रिस्टलाइज कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड के जैसा है, तो बॉडी सेंटर्ड का तो वही स्ट्रक्चर है। एक बार आप देख लें कि एटम कहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑल कॉर्नर्स पे होगा, और एक बॉडी के सेंटर में होगा। सारे एटम कहाँ होंगे कॉर्नर पे होंगे, और एक एटम कहाँ होगा बॉडी के सेंटर में होगा। तो ये बॉडी सेंटर में हम क्या करते हैं एटम को क्रिस्टलाइज किया गया है, और वो एटम कौन सा है एक एलिमेंट कौन सा किया गया है जो X एलिमेंट है। कहता है अब इस एलिमेंट का रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे दिया गया 3/4 एंगस्ट्रम दिया है। तो हमको कहता है डेंसिटी निकालने के लिए किस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। डेंसिटी इक्वल टू होता है Zm डिवाइड बाई Na इंटू वी, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। अगर हम इसको किस में कर रहे हैं बॉडी सेंटर में कर रहे हैं तो Z का वैल्यू हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। मोलर मास क्वेश्चन में दिया है कितना 100 है, तो इसको मोलर मास को हम ग्राम में लिख देंगे 100 ग्राम। Na जो है इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे कहता है टेक Na इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23। ये इसलिए हम लिख दिए हैं ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, आसान हो जाए। तो हम Na का वैल्यू क्या ले रहे हैं 6 इंटू 10⁻23। तो हमको यहाँ से भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं A इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बॉडी सेंटर में 4r डिवाइड बाई क्या होता है √3। यहाँ रेडियस हमको कितना लेना है, क्या लेना है √3/4 एंगस्ट्रम। ये कट जाएगा तो कितना आ गया 1 एंगस्ट्रम आ गया। इसको क्या लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर।
हमको जो डेंसिटी निकालना है किस में निकालना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमको क्या आ रहा है, मीटर में आ रहा है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे किस में, सेंटीमीटर में। तो इसको क्या लिखेंगे, 10⁻⁸ सेंटीमीटर लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इसको वहाँ डाल देंगे, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ZmNA/V। जेड का वैल्यू कितना लेंगे, 2 लेंगे। मोलर मास कितना है, 100 ग्राम है। एवोगाड्रोस नंबर क्या लेना है, 6 × 10⁻23। और वॉल्यूम कितना है इसका, ये तो साइड कितना पता चल गया, ये है 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो अब जैसे इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होता है, AQ होता है, यानी 1 × 10⁻⁸ का क्या कर देंगे, सेंटीमीटर का होल क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 100 ग्राम डिवाइड बाई 6 × 10⁻23 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2 × 100 डिवाइड बाई 6 × 10 के पावर क्या, -1 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 100 क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 6, यानी कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाई 6। इसको डिवाइड करेंगे तो 666 पॉइंट, अच्छा इसको डिवाइड कर लेंगे आप लोग, और डिवाइड कर लेंगे तो उतना जो आएगा वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, ये हमारा थर्ड है। व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन ऑल कॉर्नर्स प्लस ऑल फेस सेंटर्ड। एटम को कहाँ रखते हैं, सारे कॉर्नर पे रखेंगे, और सारे कहाँ पे रखेंगे, फेस के सेंटर पे रखेंगे। हम फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो पहले एटम को कहाँ रख देंगे, सारे के सारे कॉर्नर्स पे रख देंगे, और साथ में एटम को हम कहाँ रखेंगे, इसके फेस के सेंटर पे। तो कितने फेस होते हैं एक क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर वाले फेस के ऊपर एटम डाल दिए, रेड वाले से हम फेस के सेंटर पे डाल रहे हैं, इस वाले फेस पे, ये फेस के सेंटर पे हम यहाँ एटम को डाल दिए, नीचे वाले फेस के सेंटर पे एटम को यहाँ डाल दिए, इस फेस के सेंटर पे एटम को हमने यहाँ डाल दिया, इस बोर्ड के फेस के सेंटर पे एटम को हमने यहाँ डाल दिया, फ्रंट वाले को हमने एटम को यहाँ डाल दिया। ऐसे कितने एटम हो गए, मतलब 6 फेस के सेंटर पे एटम हो गया। अब क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा, यहाँ ये जो 2 एटम है, कहता है यहाँ बोथ एटम्स आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। ये दोनों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होगा, यानी यहाँ पे A डज नॉट इक्वल टू 2R होगा। A यहाँ पे 2R के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो एटम आएगा बीच वाला, जो इसको क्या करेगा, इसको फैला देगा। अब जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि Z कितना होगा, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। Z क्या चीज़ को बताता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स को बताता है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होंगे, तो इसमें कॉर्नर पीस है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलेंगे, और ये जो रेड वाला है इसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर बोलते हैं। तो फेस सेंटर पे जो होता है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 50%, और इसका कितना होता है, 12.5% होता है इसका कंट्रीब्यूशन। तो जैसे कॉर्नर पीस होता है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना ले लेंगे, 1/8 लेंगे इस कमरा में,
और कितने एटम है, कॉर्नर पे 8 है, प्लस फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना ले लेंगे 50%, यानी 1/2 इंटू कितने हैं 6, तो टोटल कितने आएंगे 4 आएंगे, यानी जेड अपने को क्या पता चल गया 4 होंगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 4 होंगे। सेकेंड में हमसे ये पूछा जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। क्या पूछा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होगा। तो इसको सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, इन चारों एटम को क्या करते हैं, मिला देते हैं, चारों एटम को मिला देते हैं। ये जो बीच वाला एटम होगा एक्चुअली ये एटम इनको टच कर रहा होगा, इन चारों एटम को टच कर रहा होगा। ये चारों एटम को क्या कर रहा होगा 3D में, ये क्या कर रहा होगा, ये एटम क्या है 3D में है, यानी टेनिस बॉल है, जो क्या कर रहा होगा कुछ पार्ट इसका इन चारों में लाई कर रहा होगा, यानी 4 एटम इसको टच कर रहा होगा, 4 एटम इस सरफेस में टच कर रहा होगा, और ऐसे के ऐसे ही ऊपर एक यूनिट सेल होगा जो उसके 4 एटम को ये टच कर रहा होगा, यानी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा 12 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12 होगा। कैसे होगा एक बार और समझेंगे। जैसे ये फेस का है, फेस के चारों एटम को मिला दिए, इस पे ये एटम जो डाला गया है इसका कुछ पार्ट ऊपर वाले ऐसे ही फेस सेंटर के एटम को टच कर रहा होगा, और नीचे वाले भी 4 एटम को टच कर रहा है, तो 4 4 तो 8 हो गए, और इसके प्लेन में ये क्या हो रहा होगा इन चारों को टच कर रहा होगा, तो ये 4 ये वाला प्लेन का और 4 इसका नीचे वाला 4 ऊपर वाला, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 एटम होंगे, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितने होंगे 12 होंगे। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थर्ड में हमसे पूछा जाएगा इसका ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ दोनों एटम जब कांटेक्ट में नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, एक फेस, इसका हम एक फेस का पिक्चर यहाँ बना लेते हैं। एक एटम ऐसा होगा, एक एटम ऐसा होगा, एक एटम ऐसा होगा, एक एटम ऐसा होगा। ये जो फिर एक एटम होगा जो ये क्या कर रहा होगा इन चारों एटम को टच कर रहा होगा। ये इसका फेस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसके वन फेस का ये स्ट्रक्चर है जिसमें ये चारों एटम है। इसमें ये क्या दोनों एटम कांटेक्ट में है, यानी क्या कॉर्नर वाले एटम क्या है नॉट इन कांटेक्ट, बट ये फेस वाला एटम ये चारों एटम को क्या कर रहा है टच कर रहा है। अब ये एटम, इस एटम को आप क्या मान लीजिए टेनिस बॉल है, तो हो सकता है कुछ पार्ट इसका बाहर निकला होगा और इसका कुछ पार्ट क्या होगा बैक साइड में होगा, तो इसी रेड वाले का बैक पार्ट जो होगा इन चारों एटम को टच कर रहा होगा। एट द सेम टाइम ऐसा ही इसके ऊपर और क्रिस्टल होगा, हम तो एक यूनिट सेल लिए, ऐसे तो हजारों यूनिट सेल पड़ा होगा, तो उसी तरह ये ऊपर वाले 4 एटम को टच कर रहा होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब जरा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए और आर के बीच में हम क्या कर रहे हैं रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इस डिस्टेंस को हम ए बोलेंगे, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा ए होगा, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा √2a हो जाएगा। यहाँ पे देख ले जा रहा है इसका, ये a है ये a है, तो ये √2a हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, इसको डालेंगे तो ये आ जाएगा √2a। और यहाँ पे आप देखें कितने एटम इसके एक लाइन में आ रहे हैं, तो 1 2 और 3, तो कितने एटम का रेडियस इसमें आ रहा है r, इसका r और r, यहाँ पे क्या लिखेंगे √2a इक्वल टू क्या लिख देंगे 4r, क्या लिखेंगे √2a इक्वल टू 4r, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r/√2। अब इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे √2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2√2r हो जाएगा, यानी यहाँ याद रखेंगे साइड किसके बराबर हो जाएगा 2√2r। तो हम लोगों ने किसके बीच में रिलेशन a और r के बीच में भी रिलेशन हम लोगों ने देख लिया। अब जरा हम लोग अगला बात कर लेते हैं, फोर्थ में हमसे पूछ लेगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, पूछेगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम पूछेगा, तो हम लोग क्या करते हैं v इक्वल टू क्या लिखते हैं AQ, और a के जगह पर क्या लिख देंगे 2√2r का क्यू, यानी कितना हो जाएगा 16√2r क्यू हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा 16। कैसे हो जाएगा, तो आप इसको 3 टाइम लिखेंगे तो 2 2 2 कितना हो जाएगा 2 2 8 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक √2 रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 √2r³। तो वॉल्यूम भी पता चल गया। अब हम लोग इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, तो उसको निकालने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें कॉपी में। पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, Z 4/3 πr³ यानी वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाई क्या है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो Z यहाँ पे कितना आया था, Z यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आए थे 4 आए थे, इंटू 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आया था 16 √2r³ आया था। यहाँ हम क्या करते हैं r³ से r³ को क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से 4 4 जा 16 से ये 16 कट जाएगा, यानी क्या आएगा π/3√2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आता है 0.74, यानी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी होगा 74%, यानी 74% ये क्या करेगा टोटल अवेलेबल एरिया क्या करेगा ऑक्यूपाई करेगा, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा रिमेनिंग पार्ट या स्पेस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा वॉइड्स कहलाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट होगा वॉइड्स होगा, और वो कितना परसेंट होगा 26% होगा। तो अब याद रख ले 3D में हम लोग जो पैकिंग कराते हैं 3 तरह का हम लोगों ने पैकिंग देखा। सिंपल में, तो सिंपल में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, सिंपल वाले में जो हम लोग कराए थे, तो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन अब कितना आया था 52%। उसके बाद बॉडी सेंटर में हम लोगों ने क्या देखा है, बॉडी सेंटर में पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया है 68% आया है। अब हम लोगों ने लास्ट देखा किसको, फेस सेंटर या इसी को बोलते हैं क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। इसमें कितना है 74%, यानी मैक्सिमम हम लोग क्या कितना कर सकते हैं 3D में, तो मैक्सिमम पैकिंग जो होता है वो 3D में किस में होता है फेस सेंटर में होता है, जो कितना परसेंट होता है 74%। अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन के ऑर्डर को देखें तो पैकिंग फ्रैक्शन का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा FCC में होगा, उसके बाद किस में होगा BCC में होगा, फिर उसके बाद क्या होगा SC में होगा, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में होगा। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन का ऑर्डर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो डेंसिटी इजकल टू ZM डिवाइड बाई NA इंटू V, ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो Z यूज करेंगे तो Z यहाँ पे कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे। यहाँ जो M होता है इसको क्या बोलते हैं मोलर मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको मोलर मास बोलते हैं, जो ऑलरेडी क्या होगा क्वेश्चन में ये क्या होगा गिवन होगा। NA होगा तो ये गिवन होगा क्वेश्चन में, तो जो दिया होगा वो लेकर के चलेंगे, या अदरवाइज एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। और वॉल्यूम हम क्या लेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है AQ होता है, और यहाँ पे जो A होता है वो किसके बराबर होता है 2√2r के बराबर होता है। तो अगर हम डायरेक्ट V यूज करेंगे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 16√2r³। तो ये डाल करके हम यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल बन सकता है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा है वैसा ही बन सकता है। ये साइड बताया गया है, यहाँ एज है, नोट कर लीजिए। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, या इसी को बोलते हैं CCP क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। 3D में हम लोग जो पैकिंग कराते हैं
सबसे बेस्ट पैकिंग इसी का होता है, सीसीपी का, जिसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है 74%। अब इसमें एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो इसमें एटम का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसमें होता है ए बी सी, पुनः ए बी सी, ए बी सी, और ये क्या करता है, रिपीटेड करता है। यानी ये हो गया फर्स्ट एटम जो होगा, फर्स्ट लेयर इज सिमिलर टू फोर्थ लेयर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेयर किसके सिमिलर होता है, फोर्थ लेयर के सिमिलर होता है। यानी यहाँ पे ये जो ए है किसके है, इस पुनः ए हो गया, यानी ए किसके बराबर हो जाएगा, ए बराबर होगा डी के। यानी यहाँ पे ए बराबर होगा किसके, डी के बराबर होगा। ये होगा फर्स्ट लेयर, इसको हम क्या ले लेते हैं, एटम का फर्स्ट लेयर, और इसको मान लेते हैं कौन सा एटम होगा, फोर्थ लेयर। जो फोर्थ लेयर पे पुनः कौन सा एटम आ रहा है, ए ही एटम आ जा रहा है। इसमें एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो इससे पहले हम क्या, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं, इस ट्यूब को हम इस एटम और इस एटम के अलोंग पकड़ रहे हैं। तो अगर इस एटम के अलोंग पकड़ रहे हैं तो ये जो लाइन होगा, ये मान लो ये ए टाइप एटम होगा, ये क्या होगा, एक ए टाइप एटम होगा, ए टाइप एटम होगा, अरेंजमेंट होगा। इसको हम पुनः, ये ए होगा और ये वाला भी क्या है, सेम उसी तरह है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। यहाँ इसमें जो बी टाइप होगा कैसा होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें ये होगा एटम, एक तो ऐसे आएगा, पुनः ये एटम इसको टच करता हुआ आएगा, तो ये क्या हो गया, बी टाइप अरेंजमेंट हो गया। इसको क्या लेंगे, इसको बी टाइप बोलेंगे, यानी इसको लेयर बी होगा, इसको सेकेंड लेयर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड लेयर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेयर बोलेंगे। उसी तरह अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसका क्या होगा, ऐसे होगा, ये फेस का होगा, ये एक सी टाइप होगा। ये कौन सा लेयर होगा, सी टाइप होगा, यानी एटम ये कौन सा लेयर होगा, थर्ड लेयर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर ए होगा, बी लेयर है, सी लेयर है, और यहाँ जो फोर्थ लेयर है इसको कौन सा लेयर बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं फोर्थ लेयर, जो एकदम सिमिलर टू क्या है, फर्स्ट है। समझ में आया, इसलिए इसमें एटम का अरेंजमेंट होगा ए बी सी, पुनः ए, अब उसी तरह रिपीट होगा बी सी ए बी सी, यानी रिपीटेड करता चला जाएगा। और इसमें एफसीसी में को हम क्या बोलते हैं, सीसीपी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एटम का रिप्रेजेंटेशन ए बी सी टाइप होता है, यानी फर्स्ट लेयर किसके इक्वल होता है, फोर्थ लेयर के होता है। क्लियरली है। यानी अब इसको हम इस लाइन के अलोंग थोड़ा बनाते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, ए टाइप एटम है, उसके बाद यहाँ देखें इसमें एटम क्या है, ये पहला 1 एटम है बाहर आ रहा है, फिर ये 2 एटम है, पुनः ये 3 एटम है, यानी ये क्या है, ए है, यानी इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेयर बोलेंगे। सेकेंड में क्या होगा, 2 एटम होंगे, बी टाइप में सॉरी, 1 एटम, पुनः ये क्या है, 2 एटम, पुनः क्या है, 3 एटम। यानी ये कौन सा लेयर है, ये बी लेयर है। बी लेयर में कितने एटम है, 6 एटम है, 3 3 6। इस बी लेयर में कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 है। इसमें पहला एटम, फिर इसके बाद ये 2 एटम, फिर ये 3 एटम। इसको ऐसे देखेंगे तो ये पहला एटम होगा, फिर ये क्या होगा, सेकेंड एटम होगा, फिर ये थर्ड एटम होगा। अब हम जरा सी लेयर की बात करें तो सी लेयर में कितने एटम दिख रहे होंगे, ऊपर से देख रहे हैं तो ये पहले 3 एटम दिख रहा है, फिर ये 2 एटम, फिर ये 1 एटम। तो सी लेयर में कितना होगा, पहले तो आपको 3 एटम दिखेगा, फिर
कितने एटम दिख रहे होंगे? 2 एटम। फिर ये 1 एटम होगा, ये C होगा, इसको C लेयर बोलेंगे। C लेयर में भी कितने एटम होंगे? 6 एटम होंगे। देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 होंगे। अब ज़रा हम लोग क्या देख लेते हैं, D लेयर। तो जो D होगा इसमें 1 एटम होगा, ये D लेयर है। ये जो 4th लेयर है यही किसके सिमिलर है? सिमिलर टू A। किसके सिमिलर है? सिमिलर टू D लेयर इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। अब इस D लेयर क्या है? इसके पहले के सिमिलर है A के, तो अब इस D के जगह पे हम क्या लिख दें? A लिख दें, यानी A B C, पुनः A B C। इसी तरह हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो याद रखेंगे FCC या CCP, इसी को बोलते हैं क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। इसका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन? इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है कैसा होता है? A B C A B C A B C डॉट डॉट डॉट, यानी फर्स्ट किसके इक्वल होगा? 4th के। क्लियर है? फर्स्ट किसके? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, यानी फर्स्ट लेयर किसके सिमिलर होगा? लेयर H इक्वल टू 4th लेयर। अब हम क्या कर लेंगे, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें, फिर हम इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। रुक जाइए। क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट X, एक एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कौन सा है? X है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 100 है। क्रिस्टलाइज्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। इसको किस में किया गया है? अब की बार फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल में किया गया है। कहाँ किया गया है? फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल में किया गया है। तो जैसे फेस के सेंटर क्यूबिकल, तो एटम कॉर्नर पे होंगे, एज वेल एज क्या होंगे? ऑल फेस सेंटर। तो ऑल फेस के सेंटर पे होंगे। चलिए, तो फेस के सेंटर वाला क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो हमको इसका क्या करना है? कहता है इफ रेडियस ऑफ एटम कितना है? 1/2 एंगस्ट्रम, कैलकुलेट द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन में हमको डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे? Zm डिवाइड बाई Na इंटू V। अब याद रखें यहाँ पे किसके फॉर्म में किया जा रहा है? तो FCC में कर रहे हैं। तो FCC के लिए हम Z कितना लेते हैं? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ 4 एटम कितने? 4। मोलर मास कितना होगा? 100 ग्राम होगा। Na का वैल्यू यहाँ पे वही क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, 6 × 10⁻23। तो Na का वैल्यू क्या लिखते हैं? 6 × 10⁻23 ले लेते हैं। अब यहाँ V हमको निकालना है, वॉल्यूम हमको निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखते हैं? A3। और यहाँ पे A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? A क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2√2R। हमको क्वेश्चन में R दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है? तो रेडियस दिया गया है कितना? 1/2 एंगस्ट्रम दिया है। तो यहाँ पे R के जगह पे डाल देंगे, तो 2√2 × 1/2 एंगस्ट्रम, यानी कितना हो जाएगा? 2 एंगस्ट्रम हो जाएगा, यानी 2 × 10⁻−10 मीटर होगा। अब इसको हम क्या करेंगे? डेंसिटी तो हमको किस में निकालना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस मीटर को किस में चेंज कर लेंगे? सेंटीमीटर में, यानी 2 × 10⁻−8 सेंटीमीटर। तो ये हमको क्या पता चल गया? साइड पता चल गया। अब इसी वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे, तो हमको क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं? डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू Zm Na इंटू क्या है? V। Z का वैल्यू कितना? 4। मोलर मास कितना? 100 है। और Na का कितना वैल्यू? 6 × 10⁻23। A कितना लेंगे? 2 × 10⁻−8 का होल क्यूब। अब यहाँ देखेंगे ये कितना हो जाएगा? 4 × 100, 6 × 10⁻23 इंटू ये कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब कितना? 8, और ये 10⁻−8 का क्यूब कितना होगा? 10⁻24। इसको क्या लिखेंगे? इसको थोड़ा यहाँ पे कटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 100/12
इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -1, यानी 1000 बाई क्या हो जाएगा 12। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो डॉट 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 क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, डेंसिटी होगा। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, तो यहाँ से हमारा डेंसिटी निकल गया। अब आप क्या कर ले, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर ले। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इन 3D। 3D में क्लोज पैकिंग, यानी यहाँ क्लोज पैकिंग का मतलब है व्हेन पैकिंग फ्रैक्शन इज क्या होगा, हो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। यानी क्लोज पैकिंग इसमें मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम कितना होता है 3D में 74% होता है। पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना होगा, 74% होगा। अब ये जो पैकिंग होता है, क्लोज पैकिंग दो तरह के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। एक होता है जिसको बोलते हैं FCC, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं CCP, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। इसमें मतलब पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74% होता है। कितना होता है, 74% होता है। और इसका 8 कहता है, 8 इज रिप्रेजेंटेड बाय ABC टाइप। इसको ऐसे करते हैं, यानी यहाँ पे फर्स्ट लेयर एज सिमिलर टू फोर्थ, यहाँ पे ए क्या होगा, ए बराबर होता है D। ये क्या है, फर्स्ट लेयर है, और D क्या है, फोर्थ लेयर। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, CCP का होता है, यानी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, यानी FCC, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात किया था। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं HCP। इसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो दो तरह का पैकिंग हम कराते हैं जो क्लोज्ड पैकिंग माना जाता है। एक होता है FCC वाला जिसमें 74% होता है। इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है, इसका भी जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है कितना होता है, 74% होता है। यानी दोनों में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, सेम होता है, यानी इक्वल होता है। यानी दोनों में क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन सेम होता है और इक्वल होता है। और कितना होता है, 74% होता है। तो HCP होता है जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। कहता है it is represented by AB टाइप। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AB टाइप से। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पहले मतलब थोड़ी देर पहले बात किया था। अब इसके रिप्रेजेंटेशन को हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो आप ध्यान रखें, HCP का रिप्रेजेंटेशन AB टाइप होता है, और FCC का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ABC टाइप होता है। तो अभी इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट किसके इक्वल है, थर्ड के। यहाँ पे क्या होगा, हो फर्स्ट लेयर एज सिमिलर टू थर्ड लेयर होता है। यानी कि यहाँ पे जो बराबर होगा, A बराबर होगा क्या, C, यानी A होगा क्या, फर्स्ट लेयर, और C को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड लेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड लेयर बोलते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ये कैसा होता है HCP का अरेंजमेंट। तो होता क्या है, जैसे मान लो हम लोग हेक्सागोनल का
इस पहले एटम को हम लोगों ने HCP में अरेंज किया है। HCP में हम लोग कैसे करते हैं कि एटम को क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं तो वो हेक्सागोनल पैकिंग कहलाता था। 2D में हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे क्या है, इस फर्स्ट लेयर को हम लोगों ने ए लेयर बोल दिया। इसको क्या बोल दिया बाबू, ए लेयर बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बी लेयर को डालने जा रहे हैं। इसके ऊपर किसको डालने जा रहे हैं, बी लेयर को डालने जा रहे हैं। तो बी लेयर को हम क्या करेंगे, ऐसे डालेंगे। इस बी लेयर को डालेंगे, इसके ऊपर डालें। अब यहाँ ध्यान रखिए, बी लेयर जो हम लोगों ने डाला, इसको क्या है, रेड पेन से हमने बनाया है। ये कौन सा लेयर है, ये बी लेयर है, बी लेयर है। यहाँ पे बी लेयर जो हम डाले हैं, कैसे, किसके ऊपर डाले हैं, यानी ए का जो वॉइड्स है, फर्स्ट लेयर का जो वॉइड्स है, फर्स्ट लेयर में कितने वॉइड्स थे, 1 2 3 4 5 और 6 थे। तो हम लोगों ने क्या डाले हैं, बी लेयर एज placed on layer A placed on alternate voids of layer A, यानी फर्स्ट लेयर के अल्टरनेट वॉइड्स पे डाले। यानी ये पहला है, पहला नंबर अगर वॉइड्स इसको लेते हैं तो ये वाला क्या है, दूसरा, पुनः ये क्या होगा, तीसरा वॉइड्स आ रहा है, ये क्या होगा, चौथा, और ये पांचवा, और ये क्या होगा, छठा होगा। यानी 1 3 5 ये तीनों अल्टरनेट वॉइड्स पे डाला गया है बी लेयर को। अब यहाँ पे जो सी लेयर आएगा, यहाँ पे दो वॉइड्स बनेंगे। एक वॉइड्स बनेगा यहाँ वाला जो बी लेयर के एकदम बीचों बीच होगा, इसको हम लोग x मान लेते हैं। और यहाँ पे एक आएगा जो इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ दो वॉइड्स होंगे, यानी लेयर बी में कितने वॉइड्स होंगे, दो वॉइड्स होंगे। कहता है अब यहाँ पे दो केस आएगा, मान लेते हैं केस फर्स्ट की बात करते हैं। इफ थर्ड लेयर को हम लोग नाम दे देते हैं C, एज प्लेस्ड ऑन वाइड x। अगर हम किसको ऊपर रख रहे हैं, इस x वाइड के ऊपर, अगर हम मान लो थर्ड लेयर का ये एटम है, इसको ला करके इसके ऊपर डालेंगे, जो किसकी तरह हो जाएगा, एकदम लेयर ए की तरह हो जाएगा। लेयर ए पे आ जाएगा वो, तो उसके बाद ये रिपीटेशन क्या होगा, ए बी हो जाएगा। यानी कहता है इफ थर्ड लेयर सी इज प्लेस्ड ऑन वॉइड x, अगर इस x पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले एटम की तरह एकदम आइडेंटिकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कहता है इफ थर्ड लेयर C इज प्लेस्ड ऑन क्या होगा, वाइड x हो जाएगा। देन तो C क्या होगा, C यानी A इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, A इक्वल टू C हो जाएगा। यानी फर्स्ट लेयर एज क्या होगा, सिमिलर टू थर्ड लेयर होगा। और इस समय अरेंजमेंट कैसा होगा हो एटम का, अरेंजमेंट क्या होगा हो, इसमें अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ए बी, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी को हम ए के इक्वल मानेंगे तो क्या होगा, ए बी डॉट डॉट डॉट। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसी को बोलेंगे। इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम थर्ड लेयर के ऊपर हम किसको डालेंगे, थर्ड लेयर जो होगा ना, किसके ऊपर डालेंगे, एक्स वाइड्स के ऊपर, तो ए इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेक्सागोनल को। केस वन ले लिए, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम केस सेकेंड की बात करें,
के सेकेंड अगर हम इस वाई एटम पे रखेंगे तो उस समय वो क्या हो जाएगा, ये ए लेयर होगा, ये बी हो जाएगा, और एक वाई पे डालेंगे तो वो सी होगा। आप पुनः चौथा एटम किस पे लाएंगे, एक्स पे, तो उस समय रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ए बी सी होगा। और ध्यान रखें, इसको समझने का ज़्यादा चेष्टा ना करें, मतलब ये है कि आपको बस मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो उस समय क्या होगा, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, और वाई पे डालेंगे तो थर्ड लेयर, और फोर्थ कहाँ पे आएगा, एक्स पे पुनः आएगा। तो उस समय रिप्रेजेंटेशन ए बी सी होगा, वो किसको बताएगा, एफसीसी को, अरेंजमेंट को बताएगा। तो फिलहाल आप क्या करें, के सेकेंड को देखने से पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें।